हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया गया है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रॉपर लेक्चर सीरीज़ ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो मैं भी आप लोगों के लिए इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ आज से ही। दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट लेक्चर। आज से हम लोग अपना इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इस कोर्स का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि ये पूरा इंग्लिश का कोर्स मैं आप लोगों को यूट्यूब पर यहीं पर इन्हीं क्लासेस में आपको करवाऊँगी। प्लस यहाँ पर जो मैं आपको इंग्लिश करवाने वाली हूँ विच इज़ वो आपकी रहेगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब वो आपको जो कोर्स रहने वाला है ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। वेदर आप कोई स्टेट एग्जाम देते हैं, आप सेंट्रल लेवल एग्जाम देते हैं, बैंक दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब में आपको ये बेसिक कोर्स हेल्प करने वाला है। ठीक है। और ये जो कोर्स का जो हमने पैटर्न रखा है दिस इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मतलब हर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, हर लेवल ऑफ द एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको सिलेबस इंक्लूड रहता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज क्लासेस। ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है हमारे इस पूरे कोर्स का, जिससे हेल्प किसको मिलेगी? जिन लोगों को ऑलरेडी आता है उन्हें भी हेल्प मिलेगी क्योंकि रिवीजन होगा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत आता है उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। और जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो उन लोगों को भी फ्रॉम वेरी जीरो लेवल समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो ये आपका बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश का कोर्स रहने वाला है, एज आई सेड इट इज़ फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो जिसमें आपको इंग्लिश सेक्शन आता है सबके लिए आप ये कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कोर्स में तो आपके नॉर्मल जो लेक्चर्स रहेंगे, जो कंटेंट आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके डिटेल लेक्चर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्लासेस भी लूँगी। आई टेक योर प्रैक्टिस सेशंस एज वेल, ताकि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस भी करें आफ्टर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस एज इन की हमारी जो क्लास रहेगी, हम कैसे कैसे क्लास लेंगे अपनी, कैसे कैसे हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी क्लासेस पहले भी अटेम्प्ट किए, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इंग्लिश चाहे किसी भी एग्जाम की हो, किसी भी लेवल की हो, हमेशा जब आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको 3 सेक्शंस को कर लेना है पहले। ठीक है। एक क्वेश्चंस आपके आते हैं ग्रामर सेक्शन में से, है ना। दूसरा क्वेश्चंस आपके आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में से, एंड तीसरा आपका रहता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो ये 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। अब किसी का ग्रामर बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होता है, और किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट्स, इन सब में बहुत आसानी होती है, और कईयों का तीनों ही बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग ऐसे अपने लेक्चर्स को डिवाइड करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी तीनों सेक्शंस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएँ, ताकि हम लोग अच्छा एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट करें, चाहे जो भी हम पेपर दे रहे हैं। तो 3 आपके मेजर सेक्शंस रहते हैं जिसमें आपका कोई भी इंग्लिश का पेपर हो वो डिवाइड होता है। मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट 3 सेक्शंस में आपका पेपर होता है इंग्लिश का। अब इन सेक्शन को हम लोग और कैटेगराइज करें तो ग्रामर में आप लोगों के क्या आ जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे तो बाकी के जो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये आप कर पाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हम लोग बचपन से, जब से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया ना, जब हम स्कूल में थे, हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, टेंस कैसे होते हैं, वर्ब्स का क्या यूज़ होता है, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपके बेसिक ग्रामर के टॉपिक है। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा टेंस हो गए, आर्टिकल हो गए, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। देन यू हैव एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारे इसी में से निकल के आएंगे। बेसिकली आप लोग एक बार प्रॉपर ग्रामर के सभी चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, फिर उसके आगे जो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, आई शो यू कैसे होते हैं। अब जो ग्रामर हम पढ़ेंगे उसके बाद ग्रामर के बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं? एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन क्या होता है? एक सेंटेंस आपको दिया है, देयर कैन बी अ ग्रामेटिकल एरर, आपको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर को डिटेक्ट करना है। वो कब आएगा? जब आपको ग्रामर का प्रॉपर यूज़ पता होगा, सेंटेंस को कैसे नरेट करना है, कैसे स्टेटमेंट को लिखना है, ये आपको सही से पता होगा। और वो आप कैसे सीखोगे? विद द कौन से लेक्चर्स के साथ? फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर्स। ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ये भी ग्रामर के बेसिस पर ही आपको आता है। मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगी तो उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। देन फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें अक्सर ग्रामर के बेसिस पे आते हैं, लाइक बेसिक वर्ब पे आ गए, टेंस के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, प्रीपोजिशंस के बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हमको आते हैं। उसके अलावा इसमें और टॉपिक्स भी रहते हैं, लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस, देन वी हैव नरेशन, जिसे आप स्पीच भी कहते हो। ये वाले टॉपिक्स भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये सब हमको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक। उसके बाद आते हैं हम अपने वोकैबुलरी के सेक्शन पे। वोकैबुलरी में हमको आते हैं अपोजिट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, जैसे हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कहते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस,
ये आपको आने चाहिए। मिस स्पेल्ड वर्ड, कोई वर्ड गलत है उसका सही स्पेलिंग आपको बताना, लाइक स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं वो आपको आ जाते हैं। देन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट किस वर्ड को रेफर करती है हमें ये बताना होता है इसमें। तो ये एक एक या दो दो मार्क्स के हम लोगों को आ जाते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो हमें कैसे अपना वोकैबुलरी बिल्ड करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज़ नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूट वर्ड नहीं पढ़ना है कि हाँ ये रूट वर्ड है तो इसे ये वर्ड्स निकले, कितने याद रखोगे, है ना। रूट वर्ड से पढ़ने शुरू करोगे तो कितना ही याद रखोगे और कितने ही वर्ड्स निकल जाएंगे उन रूट्स में से। सो हमेशा मैंने बोला है पहले से ही, जब आपको ये वाला सेक्शन रेडी करना है तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और वो कंसिस्टेंसी आपकी हर दिन मेंटेन होनी चाहिए, हर दिन मेंटेन होनी चाहिए। एज एन हर दिन कुछ वर्ड्स सीखो, और उन वर्ड्स को ऐसा नहीं है कि किताब में लिख लिया, पढ़ लिया, हो गया, नहीं, उन वर्ड्स को यूज़ करो। तो मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप उसे क्रैम नहीं कर सकते हो, आप रट्टा नहीं लगा सकते हो अनलेस आप उसे यूज़ करोगे। भाषा बोलोगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना। तो आपको यूज़ भी करना है। हम ये वाला सेक्शन पर भी आपकी डिफरेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे। ये किसी को मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है। दिस इज़ बेसिकली द रीडिंग सेक्शन। ये क्या चेक करता है, आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं वो चेक करता है। तो इसमें क्या आता है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको पैसेज को कंप्लीट करना होता है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अगेन अ पैसेज, लेकिन उस पैसेज को आपको रीड करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। देन वी हैव रीअरेंजमेंट। सेंटेंस को जंबल किया जाता है, शफल किया जाता है, आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है ताकि वो एक लॉजिकल मीनिंग निकाल के आए, है ना। तो ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन, और ये आपकी किस पे डिपेंड करता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी पे। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, क्लोज जो टेस्ट होता है उसमें ग्रामेटिकल फिलर्स कभी आ जाते हैं तो वो आप कर सकते हो, बट येस इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। यू शुड हैव अ गुड रीडिंग एबिलिटी, राइट। तो ये आपके 3 सेक्शंस रहते हैं। एंड जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जो स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रामर सेक्शन। वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ेंगे। एक टॉपिक का हार्डली 2 लेक्चर्स आपके रहेंगे, और जो थर्ड लेक्चर उसका होगा वो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा उसी पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्रामर पार्ट को पहले कवर करेंगे। ग्रामर पार्ट के साथ साथ कुछ ही दिनों के बाद मैं आपका वोकैब पार्ट भी शुरू कर दूंगी, राइट। वोकैब पार्ट हम लोग कैसे शुरू करेंगे, विल स्टार्ट अ सीक्वेंस और विल स्टार्ट अ सीरीज कि हाँ एक वीडियो में मैं आपको ये वर्ड्स करवाऊंगी। उन वर्ड्स को ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वीडियो देख के ख़त्म करना है, यूज़ करना है, मैं बताती हूँ जैसे, है ना। उसके बाद आपका जो आपका ये सेशन है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, इसमें तो हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए, तो हम लोग वीकेंड्स में ये क्लासेस ले लिया करेंगे। वो अकॉर्डिंगली हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कैसे पढ़ना है। बट फ्रॉम नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट, द पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन। तो आज का जो हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं इन्हीं बेसिक टॉपिक्स में से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करें दैट इज़ नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा बोलते हो, जिसका इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है दैट इज़ नेम, नाउन, नाम, नेमिंग वर्ड। तो हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, एज आई सेड हम लोग नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, नाउन का मतलब क्या होता है, अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, या फिर वी सिंपली कैन से कि नेम। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम संज्ञा बोलते हैं, है ना। अब नेमिंग एज इन कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सोच हो, कोई आइडिया हो, कोई एनिमल हो, व्हाटएवर इट इज़, हर किसी का नाम है अपना अपना। तो वो जो नाम है जब हम एक सेंटेंस में लिखते हैं तो उस सेंटेंस में उस नाम को क्या बोला जाता है, उस सेंटेंस में उस नाम को नाउन बोला जाता है। अब मैं आपको बोल रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उस सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। माई नेम इज़ तान्या, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में टोटल कितने वर्ड्स हैं आप देखो, 1 2 3 4। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है पूरा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल माई जो है एक प्रोनाउन है, नेम जो है वो एक नाउन हो गया, इस जो है वो एक वर्ब हो गया, तान्या जो है अगेन एक नाउन हो गया तो नेम हो गया, है ना। तो ये देखो 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के ये वाला एक सेंटेंस बना। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि जब आपको एक सेंटेंस नरेट करना है तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक।
ओके, सो स्टार्ट करें नाउन से। और नाउन में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, नाउन का डेफिनेशन, वो तो आप समझ ही गए हो, मैं बता ही दिया आप लोगों को। उसके टाइप्स सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप समझेंगे तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और वी कैन से देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वी कैन से कि इसकी प्रॉपर यूजेज कहाँ कहाँ कैसे होनी है, और देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना। तो वो क्या क्या है वो हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया है वो है नाउन का डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है नाउन का, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस मतलब क्या है। फंक्शंस एज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग और सेट ऑफ थिंग्स सच एज लिविंग क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटी, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज़। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, एक्शन है, क्वालिटी है, पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई आइडिया है, हर एक चीज़ का अपना नाम होता है, और उस नाम को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, और वी कैन से द इंग्लिश ग्रामर में, हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। समझ आ गया, नाउन का मतलब नाम, बस। अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन, हम पहले बेसिक टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद यूजेज के अकॉर्डिंग इसकी और टाइप्स होते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक टाइप्स। तो बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। कौन कौन सा, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन जो हैं ये आपके बेसिक 5 टाइप्स होती हैं, स्टार्टिंग विद द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखो क्या होता है, नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर और वी कैन से स्पेसिफिक, यूनिक, ठीक है, यूनिक स्पेसिफिक चीज़ का जो नाम हो गया। इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ थिंग, कुछ भी हो सकता है, उसका जो नाम होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, नाउन की, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप पूरी दुनिया का मैप ले लो, ठीक है। जब मैं उसमें इंडिया को लोकेट करती हूँ तो कितने इंडिया आते हैं, 10, 2, 3, 4, नहीं 1, मतलब एक है, यूनिक है, इकलौता है, स्पेसिफिक है। तो ये जो इंडिया नाम है ये कौन सी कैटेगरी में आया, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, राइट। इंडिया में बहुत ही फेमस ताजमहल है। अब कितने ताजमहल हैं पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में, एक ही है, आगरा में है, एक ही है। तो ताजमहल क्या हुआ आपका, किस कैटेगरी में आया, उसका नाम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। तो एज आई सेड, जो प्रॉपर है, अपने आप में यूनिक है, स्पेसिफिक है, सिर्फ इकलौते हैं अपने ऑफ देयर ओन काइंड, वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, दैट्स इट। अब इसी के साथ याद रखना, ये तो हो गया चीज़ों के या जगहों के नाम। जब हम बात करते हैं एक पर्सन्स नेम की, एक पर्सन के नाम की, इंसान के नाम की बात कर रही हूँ मैं, किसी एनिमल के नाम की बात नहीं कर रही हूँ, इंसान के नाम की बात कर रही हूँ, वो भी किस कैटेगरी में आता है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। अब आप कहोगे कि मैम तान्या नाम के तो और भी लोग हैं दुनिया में, हम हज़ारों लोगों को जानते हैं जिनका नाम तान्या है, तो फिर वो यूनिक कैसे हुआ, वो प्रॉपर नाउन में कैसे आया। वो इसीलिए कि एक पर्सन का जो नाम होता है वो उसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए पर्सन का नाम हमेशा आप प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखोगे। आ गया समझ। उसके बाद मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ द कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप है आपकी कॉमन नाउन। अब ये कॉमन मतलब आम, तो वो नाम जो हर जगह आम है, हर जगह उसे कॉमन है, हर जगह उसे उसी नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, लेट्स से पेन, ठीक है, मेरे पास है तो मैं पेन ही बोलूँगी। अब तुम्हारे पास होगा तो तुम अपने पेन को किसी और नाम से थोड़ी बोलोगे, चाहे वो किसी और कंपनी का हो, किसी और ब्रांड का हो, लेकिन है तो पेन ही। क्यों? क्योंकि उसका काम बहुत ही कॉमन है। तो ऐसी चीज़ें जिनके काम कॉमन होते हैं उनको हम कॉमन नाउन की या कॉमन नेम दे देते हैं। अब चेयर देख लो, चेयर डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है, लेकिन बोलते तो हम उसको चेयर ही हैं, चाहे कैसी भी हो। आपका रूम ले लो, हर एक का रूम डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर या फिर डिफरेंट किसी भी चीज़ के साथ होता है, तो उसको हम रूम ही तो बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो एक बेसिक कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। तो जब कोई चीज़ या कोई कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो किसी कॉमन चीज़ के लिए यूज़ होता है या उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कॉमन है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। एज यू कैन सी, अगर मैं राम बोलूँ तो राम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं एक बॉय बोलूँ तो बॉय तो सब लड़कों के लिए कॉमन नाम है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। गर्ल, टीचर, अब टीचर देखो मैथ्स का भी होता है, टीचर इंग्लिश का भी होता है, टीचर साइंस का भी होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन सबका काम क्या है, कॉमन, पढ़ाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया।
वुमेन, लॉयर एक्सेट्रा। तो जो सेम काइंड या क्लास को रेफर करते हैं उनको एक कॉमन नाम दे देते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। समझ गए सब लोग? मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू व्हाट? कलेक्शन, और वी कैन से ग्रुप। तो जब आप एक साथ एक कलेक्शन को नाम देते हो, एक साथ एक ग्रुप को नाम देते हो, अब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नाम नहीं दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को नाम नहीं दे रहे हो, आप एक ग्रुप को नाम दे रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं, राइट? बोलते हैं ऐसा। ग्रुप ऑफ टीचर्स होता है उसे हम फैकल्टी बोल देते हैं, राइट? फैमिली के जो लोग होते हैं, लाइक जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम एक साथ क्या बोल देते हैं? फैमिली बोल देते हैं, है ना? तो जब हम एक ग्रुप को नाम देते हैं, एक झुंड को नाम देते हैं, तो वो किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम टीम बोल देते हैं। वैसे ही तो ये सारे जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या आ गए? आपके ग्रुप्स के नेम, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप पे, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड द मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, a noun denoting idea, quality, state rather than a concrete object। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम को रेफर करता है, वैसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट एज इन मटीरियलिस्टिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली फील दोज थिंग्स। नॉन टचेबल हैं, नॉन फिजिकल हैं, ठीक है? तो मटीरियलिस्टिक ना हो, सिर्फ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस देख नहीं सकते एज इन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ फ्रेंडशिप, दोस्ती। क्या आप किसी की दोस्ती को देख सकते हो? लाइक क्या कोई फिजिकल इंसान है? क्या वो फिजिकल चीज़ है? नहीं, वो आप उसके एक्शन से देख सकते हो, लाइक फीलिंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है ना? तो वो क्या हो गया आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इफ़ आई से ईमानदारी, दैट इज़ द ऑनेस्टी, है ना? अब हम किसी की ईमानदारी को कैसे देख सकते हैं? ऑब्वियसली उसके एक्शंस के थ्रू, बट ईमानदारी कोई फिजिकल इंसान या कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक तरह का क्या है? फीलिंग है, इमोशन है, एक तरह की स्टेट है। तो उसको हम लोग जो नाम देंगे वो उसे हम क्या नाम देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में देंगे। देखो जैसे यहाँ लिखा है फियर, जजमेंट, फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, इनोसेंस, स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टाइप, that is the material noun। A material noun, name given to the material substance or things made up of, ये यहाँ से ये हटा लो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है? मेड अप ऑफ द अलॉय, नहीं ज़रूरी नहीं है। देखो हम लेट्स से हम क्या खाते हैं, लेट्स से मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम हर जगह कॉमन है, आइसक्रीम इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है? लेकिन जो आइसक्रीम जिन मटेरियल्स को यूज़ करके बनी है, जिन जिन चीज़ों को यूज़ करके आइसक्रीम बनाई है, किस किस को यूज़ करके आइसक्रीम बन सकती है? मिल्क, वाटर, शुगर, फ्रूट्स। तो ये जो मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में यूज़ हुआ है, वो किस कैटेगरी में आएगा? मटीरियल नाउन की कैटेगरी में, ठीक है? इफ़ आई टॉक अबाउट दिस स्टाइलस, स्टाइलस किसका बना है? प्लास्टिक का, रबर का, इसी का बना है। तो ये प्लास्टिक, रबर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हुआ है वो क्या हो गया? मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टाइलस। तो वो क्या हो गया? एक आपका मटेरियल नाउन हो गया, राइट? आप चेयर लेते हो, चेयर किसकी बनी है? प्लास्टिक की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जिस मटेरियल की बनी है उस मटेरियल के नाम को किस कैटेगरी में आ गया? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। आसान है, समझ में आ गया? तो दीज आर द बेसिक टाइप्स। अब ये मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो यू शुड नो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये किस कैटेगरी से आ रहा है। और कई बार तो जब एग्जाम का लेवल बहुत ऐसे ईजी हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेट्स से कोई वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है और आपको पूछ लिया जाएगा, बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताओ ये किस टाइप ऑफ नाउन को ये रेफर करता है ये पर्टिकुलर वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रूल्स को फोकस करें, नहीं, बेसिक्स पहले करो फिर रूल्स। ठीक हो गया यहाँ तक? ये तो हो गई हमारी बेसिक 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब इनको हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है? नाउन की कैटेगरीज होगी बेसिक। अब आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी आप नाउन को कैटेगराइज करते हो। जनरली हमें 2 जेंडर्स पता होते हैं, ठीक है? मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, यही पता होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे नाउन के केस में हम और जेंडर्स भी पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिससे आप मेल जेंडर से रेफर करते हो, है ना? जो आपका मेल जेंडर है, तो मेल जेंडर में जितने भी नाम आ जाएंगे, किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी एनिमल का नाम आ गया, बॉय, मैन, ये सारे के सारे किस में आ गए? आपके मेल जेंडर की कैटेगरी में, जो मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है फेमिनिन जेंडर, जो फीमेल
को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल वुमन, गर्ल, देन यू हैव नेचर, लाइनस, ये सारे क्या हो गए आपके फेमिनिन जेंडर को बिलोंग करेंगे, जो लाइक लेडी डिपार्टमेंट से आगे है ना। उसके बाद आता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हो गया जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। कॉमन जेंडर एज ए मेल भी हो सकता है वो चीज़, वो फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलूँ तान्या, तान्या तो एक लड़की का नाम है ना, तो वो फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएगा। बट इफ़ आई से अ टीचर, है ना, इफ़ आई से अ टीचर, तो क्या कहीं लिखा है कि एक टीचर सिर्फ एक लाइक औरत ही हो सकती है, मेल नहीं हो सकता, मेल भी हो सकता है। तो टीचर कैन बी अ मेल और अ फीमेल। तो टीचर जो आपका कॉमन जेंडर है वो किस कैटेगरी, लाइक जो आपका कॉमन नाउन भी है वो किस जेंडर में आएगा, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। लेट्स से डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। पेरेंट, आपके पेरेंट मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो जो दोनों आ जाते हैं वो हो गया कॉमन। ऑलराइट, उसके बाद आता है लास्ट वन द न्यूटर वन। तो न्यूटर जेंडर होता है जो जेंडर हम ऐसी चीज़ों को देते हैं जिनमें लाइफ नहीं है, ठीक है, जो जिंदा नहीं है, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से नॉन लिविंग थिंग्स को जो जेंडर दिया जाता है वो होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। अब जो मेल जेंडर होता है उसे हम किससे रेफर करते हैं, ही, हिज, हिम। फीमेल को शी से, शी, हर, है ना, इससे कॉमन। अब देखो जैसे पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, जो कॉमन जेंडर होता है उसके लिए अगर आपको सेंटेंस में नहीं बताया कि टीचर मेल है या फीमेल है, डॉक्टर मेल है या फीमेल है, स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, तो हमारा जो डोमिनेटिंग जेंडर होता है इंग्लिश ग्रामर में वो मेल जेंडर होता है। तो जब किसी कॉमन जेंडर में हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, हम किसको कंसीडर करके चलते हैं, मेल जेंडर उसको कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर होता है आपका इट, ठीक है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को आपको जेंडर देना है तो यू चूज इट, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं नाउन को। अब ये हमने पढ़ा भी हुआ है बचपन में, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये चीज़ें पढ़ी हैं। चेयर, चेयर्स, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, है ना, नोटबुक, नोटबुक्स, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में। तो ये वही है। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक चीज़, पर्सन, इन सबको डिनोट करता है। प्लूरल मतलब मोर देन वन, है ना, मोर देन वन नाउन है, वो प्लूरल हो गया। जैसे काऊ है तो काऊ का प्लूरल काउज हो गया, बॉय है, बॉय का प्लूरल बॉयज़ हो गया। अब ये सिंगुलर प्लूरल बेसिक तो हमको पता है, बट देयर आर सम इरेगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो आगे जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगी ना, मैं उस साथ आपको करवाऊंगी, क्योंकि एक्सेप्शन से हमको पूछी जाएंगी। ये नहीं पूछेगा आपको बॉय का प्लूरल क्या है बताओ, नहीं, ऐसा नहीं पूछते। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, सबको पता है। जहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगी वो हम करेंगे, ये आगे आपको करवाऊंगी विद रूल्स। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगराइजेशन क्यों हमने की, क्या है ये। तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पीपल, एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट, और अनकाउंटेबल में आ गया दैट वी कैन नॉट काउंट। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को जब हम गिन सकते हैं, गिन कर सकते हैं, एज एन उसकी गिनती कर सकते हैं, एज एन उसके आगे 1 2 3 4 लगा सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। और कोई भी चीज़ जिसके आगे हम नंबर्स नहीं लगा सकते, जिसके आगे हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, हम उसकी बात नंबर्स में नहीं क्वांटिटी में कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, आई नीड 1 वाटर, ठीक है, और आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर। मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखे। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों ही सही है बताओ, तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, मैम सेकेंड वन इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। वाई, बिकॉज वाटर के साथ हम 1 क्यों लगा रहे हैं, वाटर तो अनकाउंटेबल है। हम कभी नहीं बोलते 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते। हम बोलते 1 ग्लास पानी दे दो, 2 ग्लास पानी दे दो, ऐसा बोला जाता है। दैट मीन्स ग्लास वर्ड इज काउंटेबल बट वाटर इज नॉट। वाटर किस कैटेगरी में आ गया, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, है ना। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, गिव मी 2 शुगर, गिव मी 1 kg sugar. Now
बताओ दोनों में से कौन सा सही है? अगेन आपका आंसर होगा सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि हम कभी नहीं बोलते हैं मुझे 1 चीनी दे दो, है ना, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, मुझे थोड़ी चीनी दे दो, मुझे ज़्यादा चीनी दे दो, ऐसा बोलते हैं, क्वांटिटी में बात करते हैं। बट शुगर के साथ हम कभी डायरेक्टली नंबर नहीं लगाते, हमने उसके साथ पहले क्वांटिटी लगाई, मेजरिंग वर्ड लगाया, उसके बाद 1 2 लगाया, है ना। तो ये होते हैं आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, समझ आ गया। और जो जनरली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन्स अनकाउंटेबल कैसे हुए? जैसे मैंने बोला मटीरियल में क्या आ जाता है, प्लास्टिक, वुड, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे ऐसे ये अनकाउंटेबल। हम इनकी क्वांटिटी में बात करते हैं, हम इसकी नंबर्स में बात नहीं करते, और जिसकी नंबर में करते हैं वो काउंटेबल हो गए। ठीक है एवरीबडी। सो ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन एंड आई गेस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? ठीक है। अब जब हमने पढ़ लिए नाउन्स, उसके टाइप्स, तो यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, टोटल 12 इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिलेटेड टू नाउन करवाने वाली हूँ, रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ नाउन करवाने वाली हूँ, और आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँगी, क्या कि ये जो मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ, टेक अ नोटबुक, ठीक है, टेक अ नोटबुक, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि ये अगर आप कहोगे कि मुझे PDF शेयर करो, इसका ये स्लाइड्स मुझे शेयर करो, तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू। मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा खुद से मेहनत करना सीखो, पेन कॉपी लेके बैठो क्लास के टाइम पे, अपने खुद के नोट्स बनाओ। एक बार नोट्स बनाओगे उसके बाद उसको रिवाइज करोगे, पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक पूरी ज़िंदगी आपको बार बार यूट्यूब पे आके लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रिविजन करने का टाइम मिला, जब रिविजन करनी हो अपनी नोटबुक से की, अपने खुद के नोट्स अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वी आर स्टार्टिंग विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वी कैन से यूजेज ऑफ नाउन्स। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोला है। देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। ऐसे नाउन्स होते हैं जो मेजरमेंट बताते हैं, बेसिकली लेंथ मेजर करना, वेट मेजर करना, ये सब बताते हैं, है ना। व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, या फिर सिंपल वर्ड्स में लिखा है यूनिट्स ऑफ काउंटिंग शुड बी सिंगुलर इफ अ डेफिनेट न्यूमरल इज यूज्ड बिफोर देम। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग जैसे हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया किलोमीटर, ठीक है, किलोग्राम, ये क्या हो गए, सेंटीमीटर, ये क्या हो गए, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग हो गए, लाइक मेजरिंग क्वांटिटीज़ हो गई, ये सारी मेजर कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को। अब पॉइंट क्या है कहने का, कि जब इन सारे वर्ड्स, ये जो यहाँ पर भी आपको वर्ड्स दिए हैं, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन, ये सारे वर्ड्स आपको दिए हैं। इन वर्ड्स के आगे अगर कोई पर्टिकुलर नंबर लग जाता है, लेट्स से 1 2 3 4 कोई भी, तो हम इन्हें कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते। आई कुड नेवर से 10 kgs, रॉन्ग। जो सही होगा वो क्या होगा, 10 kg। समझ आया बात। तो जब भी इनके आगे कोई नंबर होगा, दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, ये है इस रूल का मतलब। अब ये वाली एग्जाम्पल्स करने से पहले, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को दे रखी है, ये करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है, मैं खुद से समझाती हूँ। इफ़ आई से आई लॉस्ट 2 पेयर और पेयर्स ऑफ शूज़। Second example, I bought 2 pair or pairs of shoes। नौ ये आपको ब्लैंक्स की तरह मैंने दिए। नौ इफ आई आस्क कि मुझे बताओ कौन से वाले में कौन सा वाला वर्ड आएगा, पेयर आएगा, पेयर्स आएगा, तो आंसर देखो क्या आएगा, आई लॉस्ट 2 पेयर और पेयर्स ऑफ शूज़। अब यहाँ पे पेयर और पेयर्स, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, अगेन मेजरमेंट या फिर नंबर्स को बता रहा है। तो पेयर, हमें यहाँ पर एक न्यूमरल दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला चूज़ करेंगे, सिंगुलर वाला। नाउ इन द नेक्स्ट वन, क्या मुझे बताया कितने पेयर ऑफ शूज़ मैंने खरीदे, नहीं बताया, पहले बताया था 2 हैं, तो मैंने सिंगुलर चूज़ किया। नेक्स्ट में मुझे नहीं बताया कितने हैं, जब नहीं पता तो आप कौन सा चूज़ करोगे, द प्लूरल वन। नाउ ये एग्जाम्पल्स जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, देखो, इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स। कितने साल का डिग्री कोर्स है, 5 साल का। तो जब बोला है 5 साल का है, कितना है बताया है, तो प्लूरल में नहीं रखेंगे, 5 year डिग्री कोर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, आई हैव 7 dozens ऑफ शूज़, नो, आई हैव 7 dozen शूज़।
ये ऑफ भी हटा दो यहाँ पे, आई हैव 7 डजन शूज़, ये सही होगा। या फिर अगर 7 नहीं आएगा तो आप ऐसा बोल सकते हो आई हैव डजन्स ऑफ शूज़, ये भी हो सकता है। बट जब आपको नंबर दिया है तो जो क्वांटिटी या नंबर मेजर करने वाला होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। अगर नहीं दिया तो यू कैन कीप इट प्लूरल। समझ आया? सो ये हो गया आपका द वेरी फर्स्ट रूल। ऑलराइट, चलो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल इज रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन के लिए क्या बोला है, कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी। अब कलेक्टिव नाउन यहाँ पे तो कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए हैं, जो भी ग्रुप्स के नाम होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, है ना। ऑडियंस, कंपनी एट्सेट्रा आर यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हम उनको एज सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम उसको सिंगुलर भी कंसीडर करते हैं, हम उसको प्लूरल भी कंसीडर करते हैं, डिपेंड करता है उसकी यूजेज पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक चीज़, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। सेंटेंस नंबर 1, jury has or have taken the decision. Sentence number 2, jury has or have divided in their decision. ठीक है, यू हैव 2 सेंटेंसेस और इन दोनों सेंटेंसेस में आपके पास वर्ब चूज़ करना है आपको, इधर हैज़ और आपको चूज़ करना है हैव, है ना। वेट, हाँ, तो क्या चूज़ करोगे मुझे बताओगे आप लोग। तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें आपका आंसर क्या होने वाला है, हैज़, सिंगुलर वर्ब। और उसके बाद जो आपका सेकेंड वाला सेंटेंस है वहाँ पे आप वर्ड सेम है आप लोगों का, दैट इज़ ज्यूरी, लेकिन उसके साथ आप लोग जो वर्ब कंसीडर करोगे वो वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल, हैव। अब ऐसा क्यों किया, वर्ड तो सेम है, यहाँ भी ज्यूरी है, यहाँ भी ज्यूरी है, वहाँ हैज़ लगा दिया, यहाँ हैव लगा दिया, क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या बोला, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज हम इनको सिंगुलर या प्लूरल कंसीडर करते हैं। कैसे? जब आपका जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, है ना। तो जब एक ग्रुप एज अ ग्रुप ही बिहेव कर रहा है, एज अ ग्रुप एज इन एक ग्रुप जो है वो एज अ यूनिट बिहेव कर रहा है, क्योंकि ग्रुप या कलेक्टिव नाउन को नाम क्यों देते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को क्लास क्यों बोला, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है ना। टीम को, प्लेयर्स को टीम क्यों बोला, क्योंकि सबको खेलना ही है। ज्यूरी क्यों बोला, क्योंकि सबको जजमेंट ही देनी है। तो जब एज अ यूनिट एक ग्रुप काम करता है उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। लेकिन वहीं पर जब एक ग्रुप डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, एक साथ एज अ यूनिट नहीं डिफाइन किया एक ग्रुप को या एक कलेक्टिव नाउन को, हम उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं। लुक एट द डिफरेंस, ज्यूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, ज्यूरी ने डिसीजन लिया, मतलब ज्यूरी के सारे मेंबर्स ने एक साथ कोई डिसीजन लिया तो वो यूनिट की तरह डिसीजन लिया, एक ही आउटकम पे आए, हैज़। अब यहाँ पर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, डिसीजन सबका अलग अलग हो गया, ज्यूरी एक आउटकम पे नहीं आई, आउटकम्स मल्टीपल हो गए, तो जब वो बंट गए तो आपका वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। समझ आई? अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्या एरर है इस सेंटेंस में, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। समझ आया? द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, टीम अभी तक नहीं आई है, पूरी टीम की बात की गई है कि पूरी टीम नहीं आई, तो हैज़, अकॉर्डिंगली आप लोग वर्ब का यूज़ करते हो। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। अब आज की क्लास में एक और पॉइंट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेशन होने वाला है उसमें हम लोग बाकी का पार्ट कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। चलो देखो, देयर आर सम नाउन्स हैविंग वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल फॉर्म। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ प्लूरल नहीं होता, नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, उनका कुछ भी प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से बुक को बुक्स बोलती हूँ तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जब जिनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखें तो उनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, जैसे आपके मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज इन मैं बोलूँ ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी तो ईमानदारी, हम ईमानदारियाँ तो नहीं बोलते ना, वी कैन नॉट से ऑनेस्टीज, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, जनरली द मटीरियल नाउन्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। बट लेकिन फिर भी कई बुक्स में हम देखते हैं कि उनका
प्लूरल वर्जन लिखा हुआ है, उनके साथ एस या ई एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमें किसी वर्ड का, किसी एब्स्ट्रैक्ट या फिर किसी मटेरियल नाउन का हमें प्लूरल दिखे तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल होता है ना, उसको हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बोलेंगे? तो उसको जब हम प्लूरल फॉर्म में देखते हैं तो वो वर्ड एक्चुअल में उसका प्लूरल नहीं होता, वो कोई और वर्ड होता है और उस वर्ड का कोई और मीनिंग होता है। तो ऐसे ही हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम लोगों को अभी समझने हैं। पहला वर्ड देखो आपको लिए क्या लिखा है, अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कमांड, है ना। और अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो लोग पावर में होते हैं, लाइक जो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, उन्हें हम बोलते हैं अथॉरिटीज़, जो रूल कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ये होता है अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ में डिफरेंस। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है गुड एंड गुड्स, अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, है ना। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, लेकिन अच्छा को हम अच्छे तो नहीं बोल सकते ना, है ना। मैं तुम्हें यही बोल सकती हूँ कि तुम बहुत, ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं बोल, ये लड़का बहुत अच्छे हैं, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना गुड। तो हंसना मत मेरी बात पे, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, वाइज, लेकिन जब हम गुड्स बोलते हैं, उसका प्लूरल बोलते हैं, तो उसका कोई और मीनिंग होता है। वो रेफर करता है प्रॉपर्टी को, मर्चेंडाइज को, सामान को। बेसिकली गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, और गुड का मतलब होता है अच्छा। सिमिलरली आयरन एंड आयरन, आयरन तो सबको पता है मेटल है, एक मटेरियल नाउन है। और जो आयरन होता है, आयरन से किसको बोलते हैं? जो चेन्स होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम आयरन्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फोर्स एंड फोर्सेस। फोर्स का मतलब क्या है? पुश एंड पुल, है ना। जो फोर्स, स्ट्रेंथ हम लगा रहे हैं, और जो फोर्सेज हैं, जैसे हम बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, है ना, तो वो हो गई आपकी फोर्सेस, ठीक। स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, फोर्स होता है, जो बल होता है, उसको हम फोर्सेस नहीं बोलते, फोर्सेस इज सम अदर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है कंटेंट और कंटेंट्स। कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स का मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे बुक्स में आता है, आपको बुक के लाइक दिया होता है फ्रंट पेज के आगे, उसको देते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स एज इन क्या क्या है इसके अंदर, थिंग्स कंटेंट, वो हो गया आपका कंटेंट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स भी हैं, वर्क एंड वर्क्स। वर्क एंड वर्क्स, वर्क का मतलब तो सबको पता है, जॉब होती है। वर्क्स का मतलब फैक्ट्रीज, कंपोजिशंस एंड ऑल राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मतलब आपका, जैसे हम बोलते हैं ना, आप उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है ना, लाइक उसकी जो मेंटल स्टेट है या मोरल क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो उसकी मेंटल और मोरल क्वालिटीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं या अच्छी नहीं है, जैसे हम किसी को लाइक मेंटली डिफाइन करते हैं। और दूसरा आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स एज इन जो हम निभाते हैं एज इन, जैसे हम बोलते हैं कि इस मूवी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, कार्टून कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं वो आ गया आपके कैरेक्टर्स, राइट। तो पीपल इन नॉवल, प्ले और फिल्म, उन्हें हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, कस्टम एंड कस्टम्स। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, है ना, कि हमारे कस्टम ऐसे हैं, हमारे कस्टम वैसे हैं। तो जो आपके रीति रिवाज होते हैं उन्हें हम कस्टम बोलते हैं। जो भी करने का तरीका, सोसाइटी, प्लेस, ये सब ट्रेडिशनल करने का तरीका, ट्रेडिशनली कुछ करने का तरीका। उसके बाद कस्टम्स। कस्टम्स एज इन जो आपका टैक्स होता है, हम बोलते हैं ना कस्टम्स ड्यूटी, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स होता है वो हो गया आपका कस्टम्स, ठीक है। ऑफिशियल डिपार्टमेंट दैट एडमिनिस्टर्स एंड कलेक्ट्स ड्यूटीज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, टैक्स रिलेटेड वर्ड है। उसके बाद देयर आर सम मोर वर्ड्स जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मीनिंग रखते हैं। फोर्स, फोर्सेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकल एंड स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स तो हम सबको पता है, जो हमारे आई ग्लासेस होते हैं, जो गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेक्टेकल्स, राइट। देन वी हैव अ वर्ड स्पेक्टेकल, इसी का सिंगुलर, लेकिन इसका सिंगुलर नहीं है, स्पेक्टेकल का मतलब कुछ और होता है। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? एक विजुअल सीन, ठीक है, एक नज़रिया, एक लाइक सीन, लाइक व्यू, समथिंग, साइट, वो हो गया आपका स्पेक्टेकल। नेक्स्ट है वुड एंड वुड्स। वुड का मतलब तो सबको पता है, जो आपका ट्री का पार्ट होता है ना, लकड़ी जिसको आप बोलते हैं, वो हो गया वुड। और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, समझ के। उसके बाद आता है मैनर एंड मैनर्स। मैनर का मतलब जो तरीका, ठीक है, मैनर का मतलब तरीका। डू दिस टास्क इन दिस मैनर, मतलब इसको इस तरीके से करो, है ना। और मैं बोलूँ कि ही हैज़ वेरी गुड मैनर्स, उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। मैनर्स मतलब एटिकेट्स, ठीक है। मैनर का मतलब तरीका, मैनर्स का मतलब एटिकेट्स, समझ गए आप लोग। तो यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, देयर आर मेनी मोर। वो क्या है?
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मीनिंग रखते हैं। और कभी आपको ऐसे वर्ड्स आ जाए तो आप लोगों को पॉइंट आउट करना है। लाइक देखो, ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जनरली जो अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, है ना। अनकाउंटेबल जैसे गोल्ड है, मैं नहीं बोलूँगी गोल्ड्स, है ना। वाटर है, मैं नहीं बोलूँगी वाटर्स। अब वाटर होता है पानी, लेकिन हम वाटर्स बोलते हैं। वाटर्स किसको रेफर करता है, ओशंस को, सीज को, ऐसा होता है। सैंड, सैंड मतलब व्हाट, रेत। सैंड्स, सैंड्स का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा रेत है, सैंड्स का मतलब डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान होते हैं। तो ऐसे वो किसी और मीनिंग को रेफर करते हैं, बट नॉट द प्लूरल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ऑलराइट, ऐसे मैंने आपको, जैसे मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाते हुए कहा था कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे, रेगुलर होते हैं ऐसे नाउन्स। तो आगे और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं जो मैं आप लोगों को कल के सेशन में करवाऊंगी। आज की क्लास के लिए, इस वाली पर्टिकुलर क्लास के लिए अभी के लिए इतना ही। ऑलराइट, सो मिलेंगे हम लोग मेरे नेक्स्ट सेशन में। किसी को कोई भी डाउट आए, कोई भी नया वर्ड पता चले, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप लोग इस वीडियो के बाद कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। और ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, ऐसी लेक्चर्स की कंटिन्यूटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। सो मिलेंगे हम लोग मेरे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।